हाँ जी, very good morning, dear students. Welcome back to the chemical bonding +1 classes. Today we are going to start after hybridization and dipole moment. We are going to take up a topic which is called as molecular orbital theory. Now in this chapter we are left with two important topics. One is molecular orbital theory, another is a hydrogen bonding. So we'll spend another 5-6 days on molecular orbital theory and then last 3 lectures for hydrogen bonding. Okay, come to the molecular orbital theory. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो सेलेंट फीचर्स हैं हमने सबसे पहले पढ़ने हैं। जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने पढ़ा था कि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब कंबाइन करते हैं तो उनका एक ओवरलैपिंग रीजन होता है और ये न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ कोर्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में सजेस्ट किया गया जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो बनाते हैं तो ये सेंटर में रेड कलर के न्यूक्लियाई दिखाए हुए हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन को इस तरफ के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरफ के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, लाइक दैट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल MO स्टैंड फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल हियर। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो यहाँ पे बनता है तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। यानी कि जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर चुके होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर चुके होंगे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि ये एटम A है, सपोज ये एटम B है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली अभी भी दो एटम जो हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपना एक हिस्सा ओवरलैप किया है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रॉबेबली प्रेजेंट हो सकते हैं या अपने एटम के न्यूक्लियस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह दिया गया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन करेंगे तो नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल डेफिनेटली बनेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी है वो लूज़ हो जाएगी, वो अब आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल में नज़र नहीं आएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सारे लेक्चर में मैं AO जब लिखूंगा तो दैट स्टैंड फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, MO जब लिखूंगा तो दैट स्टैंड फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये इसका पहला पोस्टुलेट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, या पहला इसका सेलेंट फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेलेंट फीचर में कहा गया कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल किए जाते हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल किए जाते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल में भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते थे 3 रूल्स फॉलो करके, आफूबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन्स एंड हर्ट्ज रूल को फॉलो करके। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करके। और सो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं एनर्जी स्टेट हैं मॉलिक्यूल्स के, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मॉलिक्यूल्स में उसी तरीके से फिल होते हैं जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल होते हैं। आई एम श्योर कि आपको सेकंड पोस्टुलेट जो है वो क्लियर होगा। थर्ड पोस्टुलेट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि इसमें अब दो न्यूक्लियस हैं, एटम A और एटम B आपस में कंबाइन कर गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस दोनों के आसपास होंगे। अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन एटम B के थे या ये इलेक्ट्रॉन एटम A के थे। यहाँ पे एटम B के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
एटम ए के आ सकते हैं, जबकि पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली अपने न्यूक्लियस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो बैरियर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये बैरियर, ये दीवार जो है टूट गई है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो नेचुरली उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के चांसेस जो हैं दोनों न्यूक्लियस के आसपास होंगे। तो इस तरह के क्लाउड को पॉलीसेंट्रिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहा जाता है। पॉलीसेंट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के आसपास हो तो उसे मोनोसेंट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोनोसेंट्रिक क्लाउड है, और जो सेकंड डायग्राम है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉलीसेंट्रिक क्लाउड जो है वो फॉर्म करते हैं। पॉलीसेंट्रिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के आसपास हैं। अगर यहाँ पे तो 2 एटम ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगर 3 एटम होते तो 3 न्यूक्लियस होते, तो 3 न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होना था। अगर 5 एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो था वो 5 न्यूक्लियाई के आसपास होना था। तो दैट इज़ वाई सच ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड एज पॉलीसेंट्रिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आई एम श्योर कि आपको थर्ड पोस्टुलेट जो है या सेलेंट फीचर्स जो है वो क्लियर है। चौथे सेलेंट फीचर्स में कहा गया सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओज मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कहा गया सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये लेक्चर 2 में बड़ी डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी बता दूँ कि 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ नहीं करेगा। s जो है वो 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, पर 2px और 2py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। इसी तरह से px के साथ कंबाइन कर सकता है, py के साथ कंबाइन कर सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, 1s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s जो है 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर 2pz को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग लेते हो, 2px के साथ कंबाइन कर सकता है, 2py के साथ कंबाइन कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि 2px 2py से कंबाइन कर जाए या 2px जो है 2pz के साथ कंबाइन कर जाए। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, ये आपका है S2s, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया 2pz, तो इसका मतलब 2s और 2pz ओवरलैप कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 2s है और ये 2px है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह से 2px और 2px ये ओवरलैप कर सकते हैं। टिक कर दिया, नॉट पॉसिबल। ये 2px है, ये 2py है। अब बताइए कि कैसे ये ओवरलैप करेंगे? नहीं कर सकते। तो यही उसमें बताया गया कि 1s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, 2px के साथ कंबाइन कर सकता है, 2py के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं
तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, फिर से बता दूँ, 1s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2px के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, 2py के साथ कंबाइन कर सकता है। और जो ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल ये बताई हुई हैं। और ये केमिकल बॉन्डिंग के पिछले हिस्से में भी आपको बताया था कि इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल जो है होते हैं। तो क्या आपको ये क्लियर है? तो मैं इसकी पिक भी भेज दूंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे। वैसे नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इसको रोकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये जो पोस्टुलेट मैंने पढ़ाया है आपको, पोस्टुलेट नंबर 4, जो मैंने आपको पोस्टुलेट नंबर 4 पढ़ाया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के इसको उसमें ऐड कर दीजिए नोट्स में, ठीक है। तो ये जहाँ पे टिक लगाया वहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है, जहाँ पे क्रॉस बनाया वहाँ पे ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दीज ओवरलैपिंग्स पॉसिबल। ये ओवरलैपिंग पॉसिबल हैं, तो ये आपके नोट्स में, मुझे सबके नोट्स में नज़र आना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप, ठीक है, गॉट इट और नॉट? फाइन, शैल वी मूव टू द 5th पोस्टुलेट नाउ, क्योंकि इसके 9-10 पोस्टुलेट्स हैं। 5वें पोस्टुलेट में कहा गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें उतने ही मिलते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं। ये तो है ही है भाई, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे ना आपको। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे ना। अगर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 10 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, 6वें पोस्टुलेट में कहा गया, 6 में कहा गया, जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं वो 2 नए ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपके लिए नई चीज़ है, ये हम सीखेंगे लेक्चर के प्रोग्रेस होने के साथ। आज और कल के लेक्चर में ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा और 5-6 लेक्चर्स में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है आपको 120% जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया कि 6 पोस्टुलेट में कहा गया, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 7th पोस्टुलेट में कहा गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग होती है सिग्मा के साथ, पाई के साथ और डाल्टा के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। हमने हालांकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्डिंग को यूज़ करना है, डाल्टा को नहीं यूज़ करना। और ABMOs मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डाल्टा स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप है वो सेकेंड लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में आएगी। वो डिपेंड करती है किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। 8th पोस्टुलेट में कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की शेप अलग अलग होती है, तो उनकी शेप जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 रूल्स फॉलो करने हैं, आफूबा प्रिंसिपल्स,
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अफूबा प्रिंसिपल में क्या कहा गया था, अफूबा डायग्राम को फॉलो करना है, अफूबा रूल को फॉलो करना है। पहले 1s को फिल करना है, फिर 2s को फिल करना है, फिर 2p को फिल करना है, फिर 3s को फिल करना है, फिर 3p को फिल करना है। दैट इज़ ऑल। ये आपको डायग्राम आपको फिर से रिकैप करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1s 2s और 2p को यूज़ करना है। पॉली एक्सक्लूजन में कहा गया था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है, ठीक है। और हर्ट्ज रूल में कहा गया था कि पी डी और एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं करते थे। मैं हर्ट्ज रूल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन होगी आपकी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में कहा गया था कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं फिल करना जब तक पीडीएफ ऑर्बिटल के जो पीडीएफ सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें सेकंड इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं डालना जब तक आपने उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर दिया। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसकी स्पिन पहले वाले इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कंपैरेटिवली क्या होगी, ऑपोजिट होगी। आई एम श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। हालांकि आएगा तो ये डेफिनेटली कल और परसों के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंसेस क्या हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस ऑफ सिंगल एटम के सराउंड होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिंगल न्यूक्लियस के आसपास होता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कहते हैं, मोनोसेंट्रिक कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के आसपास होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सिंपल शेप। आपने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप पढ़ी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप अभी आपने नहीं पढ़ी, कल के लेक्चर में आएगी। बहुत ही कम्प्लेक्स शेप्स होती हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल को एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा कॉमा सिग्मा स्टार, सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मतलब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल्टा मतलब डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड डेल्टा स्टार मतलब डेल्टा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। बिफोर आई टेक अप द नेक्स्ट लेक्चर, आप इसको रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा से सुनिए, फिर आप लेक्चर का अगला हिस्सा जो है वो देखना शुरू कीजिए। तो आई एम श्योर कि आपने वीडियो को रिवाइंड करके सुन लिया। इन द केस यू हैव डन दैट, आई एम गोइंग टू टेक अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। तो इसमें बताया गया कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम में वेव की तरह बिहेव करते हैं तो एटम का जो ऑर्बिटल है वो भी वेव की तरह बिहेव करता है। तो दो एटम जब आपस में ओवरलैप करते हैं, इनका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन की वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं। अगर उनके दो वेव्स का क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर जाता है, सपोज आपके पास दो एटम हैं, एटम ए और एटम बी, और इनकी एटम ए की क्रस्ट एटम बी की क्रस्ट के ऊपर फॉल करती है और एटम ए की ट्रफ एटम बी की ट्रफ पे फॉल करती है, तो इसको फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई जो है दिस इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी इज इक्वेशन 1।
तो इस तरह की इंटरफेरेंस को, वेव्स को, इलेक्ट्रॉन को वेव कह दिया गया। इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो वेव्स जो हैं इन फेज होती हैं। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ। लेकिन जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं, यानी क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करती है या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल करती है, तो इसे फाई डैश के साथ लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी इज इक्वेशन 2। पहले आप इसको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई हैव स्पोकन अप। देखिए, ये एटम ए के एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ये उसकी क्रस्ट है, ये उसकी ट्रफ है, ठीक है। ये एटम ए है, ये एटम बी है। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ओवरलैप कर जाती है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ ओवरलैप कर जाती है, तो इनके बीच में एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस फिनोमेना को कहते हैं। तो आपके पास एक बड़ी वेव आ जाती है जिसको साई ए प्लस साई बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये फाई के इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू फाई, जैसे कि पीछे दिखाया गया था कि फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी is equation 1, and this is constructive interference. Constructive interference इसलिए because क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रही है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है। आपको अच्छे तरह से पता है कि ये क्रस्ट होता है और ये क्या होता है, ट्रफ होता है। तो इसमें क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहे हैं, तो एक बड़ी वेव मिल जाएगी। आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए कि दो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उनके सुर आपस में मिलते हैं और वो डुएट गाना गाते हैं, तो आवाज़ कितनी कंस्ट्रक्टिव होती है और कितनी अच्छे से आती है। तो दैट इज़ ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि उनके सुर से सुर मिलते हैं। एक्चुअली सुर से सुर नहीं मिलते, उनकी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ओवरलैप करती है और उनकी साउंड वेव की ट्रफ के साथ ओवरलैप करती है। तो डुएट सॉन्ग में चाहे एक लड़का और एक लड़की दोनों गाना गा रहे होते हैं, तो आवाज़ बहुत ही बुलंद, बहुत ही ऊपर चली जाती है, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताया। तो अब मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में ये एडिटिव इफेक्ट था, इसे एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, तभी एक वेव बनी है, यानी वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हों, चाहे वो साउंड वेव्स हों, वेव्स हमेशा इंटरफेयर करती हैं, और ये हमने डी ब्रोगले प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। वेव्स इंटरफेयर करती हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, अब मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताया कि ये एक एटम ए की ऑर्बिटल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव है, और ये उसका क्रस्ट है और ये उसका ट्रफ है। साई ए उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, यानी उसकी हाइट है, और ये एटम बी है और ये उसका ट्रफ है। तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है, तो जो इफेक्ट है वो एडिटिव नहीं होगा, सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। वेव जो है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो फाई डैश जो है मैंने पीछे लिखा था किसके इक्वल हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये साई ए माइनस साई बी है, चूँकि वेव डिस्ट्रॉय हो गई है, इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। मैं आपको इसको इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ। ये मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम ए, ये बी जो है नेहा कक्कड़ है, शी इज़ ऑल्सो सिंगिंग अ सॉन्ग विद मी। नाउ इमेजिन गाने का क्या कबाड़ा होने वाला है।
पता नहीं वो कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूँगा, हमारा क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट तो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ही ओवरलैप करेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, वेव का बेड़ा गर्क हो जाएगा, गाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अंडे चलेंगे, टमाटर चलेंगे, आपके ऊपर नहीं मेरे ऊपर। तो डेफिनेटली इस तरह की इंटरफेरेंस, वेव की इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है और इसे सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको क्या बताया लेक्चर के सेकंड पार्ट में? मैंने ये बताया कि एटम के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो ऑर्बिटल भी वेव है। तो अगर ऑर्बिटल वेव है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ज्वाइन करना है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बी। अगर तो उनकी क्रस्ट से क्रस्ट ओवरलैप करती है तो एक बड़ी क्रस्ट और बड़ी ट्रफ बन जाती है और इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और इस फिनोमिना को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट नहीं बल्कि ट्रफ ओवरलैप करती है, इसे सब्सट्रक्टिव इफेक्ट करते हैं और फाई डैश को साई ए माइनस साई बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वेव जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव के कंपैरेटिवली भी छोटी हो जाती है। ठीक है। अब जो साई ए प्लस साई बी है और या साई ए या साई बी है, ये सिर्फ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास दो केसेस हैं। तो केस 1 में हमारे पास केस 1 में हमारे पास फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी है, इक्वेशन 1। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, पीछे दिखा दी। केस 2 में जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज चली जाती हैं, यानी क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ओवरलैप करती है, इसे फाई की बजाय फाई डैश लिख देते हैं ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए इनके बीच में। इसे साई ए माइनस साई बी लिखते हैं। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं बताते। तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का सेपरेटली स्क्वायर कर लिया। जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे दोनों ऑन बोथ द साइड, तो आपके पास क्या आएगा? फाई स्क्वायर साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और अब आप इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है। तो इसका होल का स्क्वायर करना है, तो ये लीजिए, मैंने होल बना दिया, होल ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये फाई डैश का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू फाई साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पे क्या आएगा? साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन 3 है ये एक तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है और इक्वेशन 4 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी इस फैक्टर से 2 साई ए इंटू साई बी फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है। और ये इक्वेशन 4 जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है 2 साई ए इंटू साई बी से डिक्रीज कर जाती है। इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी
एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली भी डिक्रीज कर जाती है, जबकि इक्वेशन 3 जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली भी क्या इंक्रीज कर जाती है। इसलिए जो फाई स्क्वायर है वो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी अलोन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए की प्रोबेबिलिटी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बी की प्रोबेबिलिटी है। अगर इनको होल स्क्वायर ना लो तो उसके कंपैरेटिवली फाई स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी थी उससे इंक्रीज कर गई है। इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है और फाई डैश स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी से डिक्रीज कर गई है बाय 2 साई ए इंटू साई बी फैक्टर से। तो इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को एक दो बार सुनना और पढ़ना ज़रूर, पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये समझ लग जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव में बताना है कि जो क्रस्ट है वो वेव का पॉजिटिव पार्ट है, वहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, और जो ट्रफ है वो वेव का नीचे वाला हिस्सा है, उसको नेगेटिव पार्ट लिख दिया। तो वेव जब इस एक्सिस को टच करती है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होता है, नोड होता है। नोड पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। नोड पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो क्रस्ट को प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया गया और ट्रफ को माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया गया। अब आप इसको ये बिल्कुल मत समझना कि पॉजिटिव का मतलब न्यूक्लियस है और नेगेटिव का मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन है। बच्चे पूरी वीडियो देखते नहीं, आपका जो वाई ट्यूब स्टूडियो में जाके मैंने एनालिसिस करा तो उसका आपका जो वॉचिंग टाइम है +1 के बच्चों का, एक बच्चे का जो वॉचिंग टाइम है वो अराउंड 11 to 12 मिनट्स आ रहा है, जबकि वीडियो आपकी जो होती है वो 34 to 35 मिनट्स होती है। इसका मतलब आप काट काट के वीडियो सुनते हो बीच में, तो वो नहीं करना, वीडियो पूरी सुना करो, फिर वही चीज़ें रह जाती हैं जो मिस हो जाती हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस नहीं है, ये पॉजिटिव का मतलब है कि क्रस्ट को प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रफ को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ट्रफ लोअर पार्ट है, गड्ढा है, तो इसको नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रस्ट ऊपर है तो इसको पॉजिटिव पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। आज के लेक्चर में हम इतना ज़रूर पढ़ेंगे। तो अब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो सेलेंट फीचर्स में बताया था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो दो ही तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। एक को BMOs यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और एक को ABMOs यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लाइक आपके पास एटम A है और एटम B है, तो एटम A की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आपको पता है, B की भी पता है। तो जब वो कंबाइन करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के चांसेस हैं वो एटम A और एटम B के मुकाबले में कई फोल्ड इंक्रीज कर गई है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट। तो उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में करेक्टरिस्टिक्स में लिखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि वो एक दूसरे के
न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर गए थे आपस में एक दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब दो एटम एक दूसरे के और पास आएंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। और जब भी अट्रैक्शन होती है दो एटम्स के बीच में तो एनर्जी जो है डिक्रीज करती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें एडिटिव इफेक्ट की वजह से मिला है। मैंने बहुत डिटेल में बताया एडिटिव इफेक्ट में, जिसमें क्रस्ट के साथ ओवरलैप करती है और ट्रफ के साथ ओवरलैप करती है। और पांचवा पॉइंट आपको पहले भी बताया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई और डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके साथ? सिग्मा, पाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर जब एटम कंबाइन करते हैं उनकी जो बॉन्डिंग है उसको सिग्मा, पाई और डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। पीछे भी बताया और कल और परसों के लेक्चर में आपको सिग्मा और पाई के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन डेल्टा हम 11th और 12th में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। वैसे मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 12th में डेल्टा के बारे में थोड़ा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा डेल्टा के बारे में बता देता होता हूँ, लेकिन वैसे आपके नॉर्मली हमें सिग्मा और पाई ही पढ़ना होता है, डेल्टा नहीं पढ़ना होता। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे के पढ़ने हैं, तो ये उससे ऑपोजिट ही होंगे। इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली कम होगी। और इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि इनके एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये डायग्राम्स कल के लेक्चर में आएंगी कि कैसे रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी जो है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है? और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी लेस होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और चौथे पॉइंट में बिल्कुल जो पीछे हमने बोला उसके ऑपोजिट ही करते जाना है। चौथे पॉइंट में हमने बताना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से मिला है, यानी जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करती है एंड वाइस वर्सा। और इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी लिखा था, इसके एम्पलीट्यूड को फाई डैश इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी लिखना है। और फाइनली इनको सिग्मा, इनकी जो बॉन्डिंग है उसे सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, पाई स्टार, डाल्टा स्टार तो हमने पढ़ना ही नहीं है, पर फिर भी सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डाल्टा स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपने खुद फॉर्मुलेट करना है। ये आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के जो पॉइंट्स हैं पेज नंबर 130 और 131 पे दे दिए हैं, तो आपने उनके डिफरेंसेस जो हैं वो खुद बनाने हैं। गॉट इट बच्चा? ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस? तो कोई भी पेज है, मैंने एग्जांपल दे दी, जैसे पेज 130, पेज 31, 131, कोई भी पेज है तो वहाँ पे मैंने आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो जब डिफरेंस लिखना है तो अपनी लाइन लगा देनी है, इस तरफ बॉन्डिंग लिख देना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के करेक्टरिस्टिक्स इस तरफ लिखते जाइए, उसके ऑपोजिट जो और है एग्जैक्टली उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखते जाइए। इसके साथ ही आपका आज का पहला लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फिनिश हुआ। आई एम वेरी श्योर कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस नाइसली। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस नाइसली। आप पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, सुनिए, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, सुनिए, पर लेक्चर लिखिए पहले साथ में। एक बार सुनने के बाद लेक्चर लिख लीजिए। लेक्चर लिखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समय लग जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको 2-3 बार सुन सकते हैं अगर इफ़ द नीड अराइजेस, लेकिन 2 बार तो सुनना ही चाहिए मिनिमम। ओके, थैंक यू, गुड डे।